नमस्कार व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आईएएस पॉइंट के इस चैनल पे। और आज हम पढ़ रहे हैं समावेशी वृद्धि, इंक्लूसिव ग्रोथ। इससे पहले हमने पढ़ा प्लानिंग्स के बारे में, ठीक है। और प्लानिंग्स के बारे के साथ साथ हमने उसकी क्रिटिकल एक एवोल्यूशन भी देखी, एक व्याख्या कि क्या क्या कारण थे कि जिन कारणों से इंडिया में प्लानिंग्स फेल हो जाती हैं, ठीक है। और आज हम पढ़ रहे हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ग्रोथ का क्या मतलब होता है ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ग्रोथ जो होता है, जो आपका एक क्वांटिटी एस्पेक्ट में मापा जाता है जब किसी भी चीज़ को, तो आपकी वो ग्रोथ कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे देखिए, अगर आप बहुत हार्ड वर्किंग है तो कितने हार्ड वर्किंग है, तो इसके लिए कोई पैरामीटर नहीं होता। लेकिन अगर आप एक महीने के 1,00,000 रुपये अर्न करते हैं तो आपकी जो मंथली इनकम है वो होगी 1,00,000 रुपये। तो इसे ग्रोथ कहते हैं। अगर ये 1,00,000 से बढ़ के 2,00,000 हो जाएगी तो 1,00,000 आपकी बढ़ चुकी, तो ये ग्रोथ होती है आपकी, जो क्वांटिटी एस्पेक्ट में मापी जाती है। यहाँ पे समावेशी विकास को हम पढ़ते हैं, ये क्या होता है। समावेशी वृद्धि को माफ़ कीजिएगा। समावेशी वृद्धि की एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे व्यापक लाभ प्राप्त होता है तथा जो सभी के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। यूएनडीपी तथा 11वीं योजना मूलतः वृद्धि विकास की धारणा में समावेशिता का तत्व शामिल रहता है, लेकिन अक्सर कुछ कारणों से इसकी प्रक्रिया गैर समावेशी हो सकती है। तो क्या होता है यहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ, आपका समावेशी वृद्धि की ये पार्ट्स तो आपका वृद्धि का ही है, लेकिन समावेशी वृद्धि होता है कि सभी के लिए सभी की वृद्धि करना। कोई एक जो वर्ग है, विशेष वर्ग है, उसमें वृद्धि ना होकर सभी को वृद्धि की जाए, सभी लोगों को उसको लाभ प्राप्त हो, सभी को अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिले, तो सबको साथ लेने कर चलना ही आपकी समावेशी वृद्धि है। 2001 में भारत सरकार अर्थव्यवस्था में समावेशिता को लेकर स्पष्ट होने की जरूरत तब समझी जबकि आर्थिक सुधारों की समीक्षा चल रही थी। यह पाया गया कि इन सुधार प्रक्रिया से अर्थव्यवस्था तीव्र उच्च संपत्ति सृजन की ओर बढ़ी है, लेकिन सभी लोग इसका हिस्सा नहीं बन सके। सिर्फ एक साधन संपन्न ही आर्थिक सुधार का लाभ उठा सके। देखिए, जब आर्थिक सुधार, आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म चल रहा होता है, तब यह होता है कि जो एक विशेष वर्ग जो होता है वो इसका लाभ उठा रहा था, ठीक है। तीव्र उच्च संपत्ति की ओर बढ़ती तो है, लेकिन जो सभी लोग होते हैं इसका हिस्सा नहीं बन पाए थे, ठीक है। जो रिसोर्सेस थे, जो योजनाओं के द्वारा जो लाभ था, वो सिर्फ केवल एक सिलेक्टेड वर्ग को मिल पा रहा था, जो आर्थिक सुधार का लाभ उठा सके। जो संपन्न थे, साधन संपन्न लोग होते हैं, वही उनका लाभ उठा सके। तो गवर्नमेंट ने इसका महत्व तब समझती है। यह आकलन किया गया कि सुधारों का सुफल वंचित एवं हास्यकृत वर्गों तक नहीं पहुंच पाया। इसका मतलब है कि सुधारों से भारत की आबादी का एक जो बड़ा हिस्सा है वो अप्रभावित हो और इससे बाहर था। इस पृष्ठभूमि में सरकार ने समावेशित वृद्धि की सुविचारित नीति को अपनाया और इसके द्वारा यह बात रखी गई, जो आपकी जितनी भी योजनाएं हैं उनका जो लाभ है वो सभी वर्गों को मिले। सुधारों की शुरुआत की पूर्व से ही समावेशिता का यह तत्व अनुपस्थित था, लेकिन सुधारों के दौरान अर्थव्यवस्था द्वारा उच्च गति की वृद्धि प्राप्त करने के कारण यह अधिक दृष्टि होने लगा, अधिक दिखने लगा। हालांकि सरकार ने 2000 और 2001 में इस मुद्दे पर ध्यान देना शुरू कर दिया था, लेकिन 11वीं योजना 2017 और 12, जो आपकी 2017 से 12 तक चली थी, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही देश में समावेशी वृद्धि को लेकर एक स्पष्ट नीति सामने आई, जिसमें वंचित एवं हास्यकृत अथवा सीमांत वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं महिला को वृद्धि विकास की प्रक्रिया में शामिल किया गया। बारहवीं योजना जो आपकी चली 2012 से 2017 में, और उसके बाद जो प्लानिंग कमीशन है आपका वो समाप्त हो जाता है।
तक इस विषय को और अधिक महत्व तब मिल गया जबकि योजना के नारे ही तीव्रतर, धारणीय तथा अधिक समावेशी वृद्धि को शामिल कर लिया गया। समय बीतने के साथ साथ सरकार समावेशी वृद्धि के लिए अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक नीति बनाती रही। देखिए क्या होता है जब आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म होते हैं 1991 से स्टार्ट जो होते हैं, उसमें क्या होता है कुछ नीतियां लाई जाती है क्योंकि जो देश की इकोनॉमी थी वो काफ़ी ख़राब थी, लेकिन जो साधन संपन्न लोग थे जिनके पास रिसोर्सेज थे, सब कुछ था, वो उन नीतियों का ज़्यादा लाभ उठा पाए और उन तक ये नीति शामिल हो गई। तो सभी को इसका लाभ नहीं मिल सका। जो वंचित वर्ग थे जिन्हें ये इनका लाभ मिलना चाहिए था इन योजनाओं का, उन्हें नहीं मिल सका। तो बाद में सरकार ने इस पर ध्यान देना शुरू किया, आपका समावेशी वृद्धि पर, कि भाई सबको हमने साथ लेकर चलना है, सभी का वृद्धि करना है, सभी को ऊपर उठाना है। तो इनके लिए दो तरह की नीतियाँ बनाई गई, एक थी आपकी अल्पकालिक, एक थी दीर्घकालिक। अब हम इसे देखते हैं। पहले है आपकी शॉर्ट टर्म पॉलिसी, अल्पकालिक नीति। इस नीति का लक्ष्य वंचित एवं सीमांत वर्गों को जीवन के अस्तित्व के लिए अनिवार्य वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान करना है। तो इस नीति का क्या लक्ष्य था, जो भी वंचित वर्ग हैं आपके, जो काफ़ी गरीब हैं या समाज से अलग रहते हैं, इस सीमांत वर्गों को जो काफ़ी गरीब हैं, उनके जीवन के अस्तित्व के लिए जैसे कहते हैं खाने पीने के लिए राशन पानी, ठीक है, वो प्रदान करना, वस्तुएं सेवाएं प्रदान करना, ठीक है, ये इस नीति का लक्ष्य था। इसके लिए कुछ केंद्रीय योजनाएं तथा कुछ केंद्र प्रायोजित योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती है। यह नीति निम्नलिखित क्षेत्र को स्पर्श करती है, ठीक है। तो इसमें कौन से क्षेत्र शामिल थे ये देखते हैं हम। पहला है आपका खाद्य एवं पोषाहार। ये चीज़ें थी खाने के लिए चीज़ें, जो खाद्य पदार्थ हैं आपके, और पोषाहार जिससे पोषक तत्व मिल सके। अन्नपूर्णा, अंत्योदय, माध्याह्न भोजन तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आदि ये योजनाएं चलाई गई ताकि इन्हें मिल सके भोजन, जो आपके वंचित या सीमांत वर्ग के लोग हैं। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ये सेवाएं दी गई, इन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले ताकि लोग थे अपने जीवन के अस्तित्व को बचाए रखें। अगर कोई बीमार कभी पड़े तो उनका चिकित्सा सही से हो। इनके लिए क्या योजनाएं थी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन थी, संपूर्ण स्वच्छता अभियान था ताकि साफ सुथरी जगह रह सकें, साफ जगह अपना जीवन व्यतीत कर सकें। आशा थी, इंद्रधनुष मिशन तथा स्वच्छ भारत मिशन अधिनियम। तो ये योजनाएं चली गई थी। आवास, रहने के लिए एक अच्छी जगह, अगर अच्छी जगह रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर स्वस्थ रह सकते हैं, बेहतर उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ आगे अपने फ्यूचर के लिए मिल सकती हैं। इसके लिए चलाई गई थी इंदिरा आवास योजना, राजीव आवास योजना और आदि। पेयजल, पीने के लिए अच्छा पानी, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम और भी थे इसके साथ। एजुकेशन, शिक्षा के लिए सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और आदर्श विद्यालय योजना। ये कुछ योजनाएं थी इनके एजुकेशन के लिए ताकि इन्हें बेहतर एजुकेशन मिल सके। इस नीति की जो कमियां थी वो दो कमियां हैं, जिसमें पहली है इसके अंतर्गत योजनाएं सब्सिडी आधारित है। तो इसकी जो पहली कमी थी ये थी सब्सिडी आधारित ये योजना, जिनका देश के खजाने पर भारी बोझ पड़ता है, अर्थात ये दीर्घकाल के लिए उपयुक्त नहीं है। तथा दूसरी है इसमें इनसे लक्षित आबादी को आत्मनिर्भर बनाने में कोई सफलता नहीं मिली है। तो इस नीति की दो ये कमियां थी। आगे पढ़ते हैं हम। यही कारण है कि सरकार ने एक दीर्घकालीन नीति का भी सूत्रपात किया। तो जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग थी आपकी उसमें जो कमियां थी वो थी, एक तो आपकी सब्सिडी बेस्ड थी और जो भी आपके शॉर्ट टर्म आपके जो भी टारगेट्स हैं वो पूरा नहीं हो पाते थे। और इसके अंदर क्या रहा था, आपका पोषण अच्छा हो, आपको पीने के लिए सही जगह मिले, रहने के लिए अच्छी जगह मिले, शिक्षा का जो स्तर है वो सही से मिले।
तो इसलिए सरकार ने एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग का भी यहाँ पे सूत्रपात किया था। इसे पढ़ते हैं हम दीर्घकालिक नीति को। अब यह नीति लक्षित समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। इसमें धारणा का तत्व भी है। सरकार के प्रयासों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। ये क्या था? लक्षित समुदाय, जो कुछ टारगेटिंग आपके समुदाय रहे थे उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये नीति बनाई गई थी। इसमें क्या क्या शामिल था आपका? एक तो था गरीबी उन्मूलन, गरीबी को दूर करना, रोजगार सृजन, रोजगार को बढ़ाने के लिए, और लक्षित सभी योजनाएं, और जो भी टारगेटिंग पॉलिसीज थी आपकी, लक्षित योजनाएं थी, और वो सब इसमें शामिल थी। किसी भी स्तर पर शिक्षा को बढ़ावा देने वाले सभी कार्य, जो भी जितने भी आपके कार्यक्रम हैं, किसी भी स्तर पर जो भी शिक्षा को बढ़ावा देते हैं वो सभी कार्यक्रम। शिक्षा का व्यवसायीकरण, ऐसा एक पुराना विचार था। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI तथा कौशल विकास, ठीक है, स्किल्स सिखाई जाए लोगों को, डेवलपमेंट, चाहे वो किसी भी फील्ड में जो लोग इसमें सीखना चाहते हो, चाहे वो बिजनेस के इसमें हो, चाहे वो एजुकेशन के इसमें हो, तो लोगों को नई नई स्किल्स सिखाई जाए। हाल के समय में आबादी को सही कौशल प्रदान किए जाने पर अधिक जोर दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने 2008 और 2009 में एक कौशल विकास कार्यक्रम राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मार्फत शुरू किया। निगम वित्त मंत्रालय के अधीन एक गैर लाभवर्जन कंपनी है जिसका 49% स्वामित्व भारत सरकार तथा 51% निजी क्षेत्रों के पास है। सार्वजनिक निधि भागीदारी PP के अंतर्गत निगम द्वारा 500 मिलियन लोगों को 2022 तक कौशल प्रदान करके उन्नयन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके लिए निजी क्षेत्र ने कौशल विकास कार्यक्रमों संबंधी सभी पहलों का उपयोग करने तथा धनराशि उपलब्ध कराने पर बल दिया गया है। केंद्र में नई सरकार ने स्किल इंडिया का आह्वान किया है। इस प्रकार हम समावेशी विकास के लिए भारत सरकार द्वारा एक पूर्ण परिष्कृत धारणीय नीति का निर्माण एक कार्यान्वयन देखते हैं। योजना आयोग 11वीं योजना कहता है कि समावेशी वृद्धि तभी सुनिश्चित की जा सकती है जबकि उसमें एक सीमा तथा सशक्तिकरण भी मौजूद हो। एक लिमिटेशन होनी चाहिए उसमें, और एक सशक्तिकरण होना चाहिए, ठीक है, मजबूती होनी चाहिए जो आपकी समावेशी वृद्धि है उसमें, जिससे कि सहभागिता की भावना का सृजन हो, जो कि लोकतांत्रिक राजनीति के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार समावेशी वृद्धि के लिए किसी भी विजन के लिए वंचित एवं सीमांत समूहों का सशक्तिकरण एक अनिवार्य हिस्सा है। भारतीय लोकतांत्रिक राजनीति लोकतंत्र के तीसरे स्तर के रूप में पंचायती राज संस्थानों में आजा तथा महिलाओं को आरक्षण प्रदान करते हुए सभी समूहों के सशक्तिकरण इस सहभागिता का अवसर प्रदान करता है। इन संस्थाओं को अधिक शक्ति एवं दायित्व का प्रतिनिधान कर अधिक प्रभावशाली बनाया जाना चाहिए। 11वीं और 12वीं योजना ने समावेशी वृद्धि की रणनीति वृद्धि की पारंपरिक रणनीति के तौर पर नहीं थी, जिसमें समावेशिता के लक्षित तत्वों को जोड़ दिया गया। इसके विपरीत यह एक ऐसी रणनीति है जिसका लक्ष्य एक विशेष प्रकार की वृद्धि प्रक्रिया को प्राप्त करना है, जिससे कि समावेशिता एवं धारणीयता के उद्देश्यों को हासिल किया जा सकता है। समावेशी वृद्धि रणनीति की एक प्रमुख विशेषता है, ठीक है, जो आपकी समावेशी वृद्धि है वो जो आपका रणनीति है, जो आपके प्लानिंग से रणनीति बनाई जाई जाती है, उसकी एक विशेषता है कि देखिए वृद्धि अगर कर रहे हैं, वृद्धि की तरफ आप अगर ध्यान दे रही है जो गवर्नमेंट आपकी, तो समावेशी वृद्धि की तरफ दे, ताकि जो योजनाएं आपकी जो प्लानिंग्स हैं वो सभी जगह सही से इम्प्लीमेंट हो सके। समावेशी वृद्धि रणनीति की एक प्रमुख विशेषता यह है कि सकल घरेलू उत्पाद को साध्य के रूप में ना देखकर एक साधन के रूप में ही देखा जाता है। इसके लिए अनुसरणीय लक्ष्यों मॉनिटरेबल टारगेट्स को अपनाया जाए
जिनमें समावेशी वृद्धि के बहुआयामी आर्थिक या सामाजिक उद्देश्य प्रतिबंधित हों। साथ चलने वाली परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के प्रभावी एवं ससमय कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए इन लक्ष्यों को राज्य के स्तर पर भी विभाजित कर देना चाहिए, जो कि अधिकांश कार्यक्रम लागू करते हैं। यहाँ पे आपका टॉपिक ख़त्म हो जाता है और आगे हम पढ़ेंगे रिसोर्स मोबिलिटाइजेशन, संसाधन का संगठन। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और आज हमने क्या क्या पढ़ा, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।